नमस्कार। कैप्टन सिन्हा पॉडकास्ट के स्टूडियो में हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर उपाध्याय। ये प्रोफेसर थे राजनीति शास्त्र के। जो विषय है वो राजनीति है और ये इसके आचार्य उसके शास्त्री राजनीति शास्त्र के। अपना परिचय खुद दें। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन सिन्हा, आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया और एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए मुझे आपने अवसर दिया है जो बिहार के लिए तो प्रासंगिक है ही, हम बिहारियों के लिए भी अति प्रासंगिक है। मैं राजनीति शास्त्र का प्राध्यापक रहा हूँ, अभी भी मैं अपने को राजनीति शास्त्र का एक विद्यार्थी ही मानता हूँ, तो मेरे लिए ये सदैव एक अध्ययन और शोध का विषय आज भी बना हुआ है, जबकि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। तो अभी यह जो विषय आपने हमारे लिए रखा है आज के चर्चा के लिए, यह है कि बिहार की बेहतरी। और ये तब यह विषय बहुत प्रासंगिक हो जाता है जब जब हमारे प्रदेश में चुनाव आते हैं, क्योंकि जैसा किसी ने कहा था कि यह एक ही दिन होता है चुनाव का जिस दिन जनता स्वतंत्र होती है, वरना जो 5 साल के और कार्यकाल उसके होते हैं या दूसरे देशों में कम भी हो सकता है, उस वक्त वह तो एक तरीके से स्वतंत्र नहीं ही होती और उनके निर्देशन में काम करने के लिए बाध्य होती है, जिनको वो चुन करके एक बार भेज दिए होते हैं। तो हमारे इस देश को आज़ाद हुए 78 साल से अधिक हो गए। बिहार की स्वतंत्रता भी उसके साथ ही मिली है, तो इसको भी 78 साल हो गए। हमने 79वां ये अभी बनाया था स्वतंत्रता दिवस। तो ये हमेशा प्रासंगिक हो जाता है कि जो भारत प्रगति कर रहा है, जो उसकी राजनीतिक प्रगति हो रही है, जिसमें उसके सारे आयाम आ जाते हैं, जिसमें आर्थिक है, सामाजिक है और उसका जो एक सर्वांगीण विकास है उसकी जनता का, और बिहार और उत्तर प्रदेश, चूँकि ये 2 बहुत बड़े राज्य हैं और देश की राजनीति में इन दोनों राज्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। विशेष करके बिहार तो जननी रही है प्राचीन काल में उस रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जो आज हम गणतंत्र हैं, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमारे यहाँ थी। अतः बिहार ने बहुत कुछ दिया है मगध के रूप में इस देश को। लेकिन आज यह बहुत बड़ी विडंबना है कि जब देश आगे बढ़ता जा रहा है अपनी ही एक रफ्तार के साथ, तो बिहार की रफ्तार धीमी क्यों होने लगी, धीमी क्यों है? प्रगति तो ये भी कर रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता अन्य राज्यों की तरह से, लेकिन तमाम अन्य राज्य जो कहीं इससे पीछे थे, क्योंकि स्वतंत्रता के तुरंत बाद पंडित नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और श्री बाबू जो यहाँ के डॉक्टर एस.के. सिन्हा यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लंदन से प्रोफेसर पॉल एपलबी को बुलाया था यह देखने के लिए कि बिहार की व्यवस्था कैसी है। बिहार के प्रति उनका अनुराग भी कहा जा सकता है, उसकी चिंता भी कही जा सकती है कि इसकी प्रगति को लेकर श्री बाबू की एक आप कह सकते हैं कि आगे की सोच जो होती है उसको लेकर। और पॉल एपलबी ने, बड़ा आश्चर्य हमें लगेगा, ये कहा कि दिस इज़ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट, ये सबसे बढ़िया राज्य है जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी अच्छी है। अब वहाँ से हम 1954 से चलते हैं, 52 में पहला आम चुनाव हुआ था, और हम जब यहाँ आते हैं तो यहाँ तक बिहार ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। बल्कि मुझे कहना होगा कि उतार तो अधिक देखे हैं और चढ़ाव शायद कम ही देखा है। और अब यही बहुत जब जब चुनाव आते हैं तो हमारे लिए यह प्रासंगिक हो जाता है। वैसे तो यह सालों भर प्रासंगिक है कि बिहार अपनी प्रचुर संपदा, अपनी प्रचुर बौद्धिक संपदा, और अभी तो झारखंड के अलग होने तक हमारे पास आर्थिक भी जो हमारे पास खनिज भंडार था, उन सब के होते हुए भी यह क्यों पिछड़ता चला गया। तो इसके पीछे हमें जो उत्तर मिलते हैं वो कहीं ना कहीं हमें इतिहास के पन्नों से भी मिलते हैं। इसीलिए इतिहास की पढ़ाई आज भी होती है। तो इतिहास को बहुत ही बेबाकी के साथ पढ़ना होता है, उसके पन्नों में अपने प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढने पड़ते हैं। तो मैं जो देखता हूँ एक बिहारी के रूप में,
एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में कि किसी भी तंत्र को चलने के लिए, चाहे वो पहले राजतंत्र रहा हो और अब जो हम पिछले 78 सालों से देख रहे हैं वो लोकतंत्र है, और विश्व में लोकतंत्र एक लोकप्रिय प्रणाली है। यद्यपि इसकी आलोचनाएं भी हैं। लोग कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल्स, ये शैतानों की अंतिम शरण स्थली है। लेकिन इससे बेहतर कोई व्यवस्था भी नहीं है आधुनिक काल की। तथापि बिहार का एक बड़ा ही गौरवशाली समय रहा है जब यह राजतंत्र के अधीन था और इसने चतुर्दिक प्रगति की थी। इसलिए ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में ही प्रगति हो सकती है, क्योंकि हम लोकतंत्र की स्थिति देख रहे हैं, इसमें इसकी प्रगति वैसी नहीं है जैसे कभी राजतंत्र में हुई थी। हमारे पास एक से एक यशस्वी राजा रहे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्ष, चंद्रगुप्त, तमाम लोग थे और उनके समय प्रगति होती रही, और शायद उनके चलते ही इसे विश्व गुरु भारत को कहा गया, और उसमें बिहार का जो तब मगध कहा जाता था इसका बहुत बड़ा योगदान था। तो कहाँ चीज़ें बिगड़ गईं? तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं पीछे का अध्ययन करता हूँ, वर्तमान का अध्ययन करता हूँ और भविष्य में झांकने की कोशिश करता हूँ कि आगे क्या हो सकता है और हमारी इसमें भूमिका क्या होगी, तो मुझे लगता है कि जो भी शासन करते हैं, जैसा मनु और कौटिल्य के विचारों में हम पढ़ते हैं कि राजा का क्या दायित्व होता है, तो उसमें नीयत, राजा की नीयत जो है वह बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। इसके लिए आचार्य मनु कहते हैं कि राजा को अपनी प्रजा को अपनी संतान के रूप में देखना चाहिए। कौटिल्य आगे जाते हैं तो वो अपने राजा के लिए कर्तव्यों को तय करते हैं, जिसको एक्चुअली हम लोग धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है और पूजा पाठ करना नहीं है, धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का निष्पादन। तो ये राजा को अपने कर्तव्यों का निष्पादन कैसे करना है, इसके लिए बहुत ही एलाबोरेट, बड़ी ही विस्तृत उन्होंने एक रूपरेखा खींच रखी थी, मनु ने भी, कौटिल्य ने भी, और शायद उसी के हिसाब से हमारा राजतंत्र भारत में चलता रहा और हमने प्रगति की कई सोपानों को हमने कवर किया और हम विश्वगुरु कहलाए। स्वतंत्रता हमें मिलती है, उसके बाद हमें और बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि हम आधुनिक प्रणाली को ले रहे थे और हम उनसे ही ले रहे थे जिनकी हम 200 साल अधीन रहे। तथापि जो चीज़ आज इंग्लैंड में जो हमारे शासक थे 200 साल के लिए सफल होकर के चल रही है, वो भारत में असफल होती क्यों दिख रही है? भौतिक प्रगति होना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है किसी भी शासन तंत्र में सुशासन का होना बहुत आवश्यक है। हर जी थोड़ा सा हल्का जी जी मैं फुल्ली कॉन्शियस हूं इस बात से क्या प्रोफेसर थे जी जी और आप किसी भी सब्जेक्ट पर जी 45 मिनट तो बोल ही सकते, जी 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 लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा जी कि हम अभी तक इतिहास पर ही हैं और आप भारत की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं जस्ट याद दिला दूं कि हमें वर्तमान पर आना हाँ, इतिहास ठीक, से निकल ठीक, कर, ठीक, हाँ, और हाँ, भारत नहीं हमारी समस्या हाँ, बिहार है, बिहार है जी अगर जी में यूपी है, भारत का ही हिस्सा है, जी जी क्या ठाट से हाँ, तरक्की कर रहा ठीक है, जी वहाँ नहीं पहुँचा है जहाँ पहुँचना था, लेकिन तरक्की तो भाई और कर रहा है। बहुत बहुत सब देख रहे हैं, अभी आप वही पढ़ाते थे जी 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 मैं तो उत्तर प्रदेश में ही था। और मैं बताना भूल गया था, प्रोफेसर साहब ने किताब लिखी है सुशासन पर, और अंग्रेजी में है किताब, हिंदी में भी उसका अनुवाद किया था, शायद इन्होंने नीतीश बाबू को गिफ्ट किया था, तो सुशासन बाबू नाम से जाने जाते हैं। मैं तो ये जानना चाहूँगा कि सारे नॉलेज के साथ आप बिहार के लिए क्या बताएंगे? तो चलिए जी माफी चाहता हूँ डिस्टर्ब नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत सही किया। आप हम बिहार पर आइए जी जी और अपनी बातें बताइए, हाँ, हाँ, क्या लिखा है अपनी किताब में और क्या जी 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 क्या कमी रह गई है बिहार में जी, जो और जी, प्रांतों में है और जी, देशों में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इलेक्शन कैसे करेगा? हाँ 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 बहुत 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 धन्यवाद। हम प्रोफेसरों की एक इसको आप कमी कहें कि हमारा क्षेत्र बड़ा व्यापक हो जाता है, जिसको आप मैक्रो लेवल स्टडी कहते हैं, और वहाँ से हम अपनी माइन्यूट स्टडी पर आते हैं, केंद्रित होते हैं। और शायद हमारे दिमाग में ये बात हमेशा होती है कि हम अपने विद्यार्थियों से रूबरू हैं, हम उनके और उनका लेवल बहुत नीचे है, तो हमें उनको एक विस्तृत पृष्ठभूमि देते हुए ले आना है। जी 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 तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि राजा को जो भी शासन करते हैं, चाहे लोकतंत्र हो चाहे वो राजतंत्र हो, उनमें उनकी नीयत बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उनका विजन, उनकी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि हम कहाँ अपने राज्य को लेके जा रहे हैं, हमें क्या करना है। बिहार के
वजूद में आने के बाद एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, एक स्वतंत्र देश के एक अंग के रूप में, वह दृष्टि तो क्लियर थी, वो दृष्टि तो स्पष्ट थी, लेकिन कहीं न कहीं जो स्थानीय परिस्थितियों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। और अब अक्सर लोग कहेंगे कि बिहार को जाति से ऊपर उठना है, लेकिन मैं वहाँ पर प्रोफेसर रजनी कोठारी को उद्धृत करते हुए कहना चाहूँगा कि बहुत से विचारकों ने भारत के सापेक्ष जाति को एक फैक्टर के रूप में देखा है और कहा है कि जाति से मुक्त होना संभव नहीं है भारत के लिए और बिहार के लिए, क्योंकि वो हमारी एक पहचान भी है। अब उसको हम किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसी जाति व्यवस्था ने मध्यकाल में पूरी हमारी अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा, बचाए रखा। हमें खुशी हुई जी कि आपने डॉक्टर कोठारी को कोट किया जी, और आप ये स्पष्ट रूप से मानते हैं कि ये जो सरदर्द हमारे लिए है कि जातिवाद से कैसे निकले, ये सरदर्द ही बेकार है, रहने दीजिए। हाँ, कोई बात नहीं है, कोई उसके बात। बाद सोचिए हाँ कि बिहार को तो जाति रहेगी, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। हमें अपने नेताओं को, या जो भी, क्योंकि कल के जो नेता है वो सेवानिवृत्त होते हैं, फिर आज की पीढ़ी होती है, जब हमारे लोग हुए, अब हमारे बाद के लोग आएंगे, तो हमें जाति तो रहेगी, क्योंकि वो भारत की पहचान भी है, भारत की विशेषता भी है, बिहार की विशेषता भी है, पहचान भी है। हमें जातिवाद से मुक्त होना है, क्योंकि वह लोकतंत्र में विरोधाभासी है। हाँ, जी, जातिवाद वह भावना है जिसमें लोकतंत्र का जो मुख्य आयाम है और जो मुख्य आधार है बराबरी का, इगैलिटेरियनिज्म का, वह उसके विपरीत जाता है, जहां जाति व्यवस्था के अनुसार लोग अपने को श्रेष्ठ या दूसरे को निम्न समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, इससे मैं इससे डिफर करूंगा। जी बिहार में जातिवाद की समस्या नहीं है। हाँ, जातिवाद की समस्या बोलकर यह एक धोखा है। हाँ, कोई एक आदमी अपने जाति वालों को ठगता है, हाँ, उनका वोट लेकर अपने बाल बच्चों, अपने परिवार का की तरक्की के लिए करता है। और आप जो कहे ना कि राजा का उत्तरदायित्व, तो ये मुझे तो कोई अभी तक नहीं दिखा है पिछले 2 महीने में जो बिहार के लिए सोचता हूँ। बिल्कुल मौसम है चुनाव का और हर कोई केवल अपने लिए सोचता टिकट कैसे मिल जाए, बिल्कुल जीत कैसे जाऊं, जाति वालों को उल्लू बना करके। हाँ, हर व्यक्ति अपने जाति वालों को उल्लू बनाता है, दूसरे को नहीं करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। उल्लू बनाकर फिर अच्छा मिनिस्टर का पद कैसे मिल जाए, बढ़िया पोर्टफोलियो कैसे मिल जाए, गाड़ी मिले, लाल नीली बत्तियां मिले, पैसा मिले, वगैरह। ये मैं आपसे मैं धर्म निभाए और कोई नहीं सोचता है। जी, आपने सही कहा। उन्हें हम कैसे मजबूर करें सोचने के लिए, जी, ये बताइए। मैं वही बिल्कुल कहना चाह रहा था कि पहले तो हम इसमें न पड़ें कि जातिवाद मिटेगा तभी इसका कल्याण हो सकता है, ऐसा नहीं है। जातियां रहेंगी, हाँ, जातियां रहेंगी, वो रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो है कि उसके साथ जो हम एक नकारात्मक पक्ष जोड़ लेते हैं कि सिर्फ अपना लाभ, अपनी जाति का लाभ और अपने को श्रेष्ठ समझने का, वो उनसे दूर रहें। हम सभी बराबर हैं। जी, ये जो फालतू का नाम रखा हुआ है, फुल फॉर्म पता नहीं आपको याद भी हो नहीं, RJD राजद, फुल फॉर्म बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। मैनिफेस्टो बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे लोग। क्यों नहीं इसको जाति के नाम पर ही कर दिया जाए कि ये यादव पार्टी, ये कुर्मी पार्टी, ये सवर्ण पार्टी, ये दलित पार्टी, ज्यादा आसानी। बिल्कुल, मैं तो कहा कि इसको स्वीकार, बिल्कुल मैं कैप्टन सिन्हा आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। नाम चाहे कुछ भी हो, सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल मुस्लिम यादवों की मिलाकर के पार्टी है। सभी जानते हैं, बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर जानते हैं कि नीतीश जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, कुर्मी, कुशवाहा और अन्य लोगों की पार्टी है। मुख्य तौर पर यह 2 जातियों की पार्टी है। ये जो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं वो भले कांग्रेस और बीजेपी सबको लेके चलती रही हैं, लेकिन आज उनके भी टिकट आवंटन का आधार जाति ही है। तो जाति है, कोई बात नहीं है, जाति को भी सकारात्मक पक्ष हो सकता है, उनको भी हम एक सही दिशा में ले जा सकते हैं, बशर्ते कि हमारा नेतृत्व हमें उस प्रकार का मिले जो सभी को समाहित करते हुए, सभी को बराबरी का दर्जा देते हुए और सभी के कल्याण की बात सोचे। तो अब सवाल ये उठता है कि जाति पर ही लोग कहते हैं कि बिहार में बेटी और वोट जात वालों को ही देना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत महान। ठीक है, वो विश्व में इस तरह की वाणी और हाँ, होती है। ठीक है, वो दें अपनों को। हाँ, लेकिन जी, मेरा ये कहना है कि अगर यादव ही चुन
चुनना है तो जो बेस्ट हाँ, यादव है यस, उसको हाँ। चुनो ना। अब यही बात है कि अगर ठीक है, चुनना है तो बेस्ट ठीक है, उन्हीं को लाओ। आपने आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अगर जातियों के आधार पर भी अवसर देना है नेतृत्व का, तो यहाँ ब्राह्मणों ने भी मुख्यमंत्री का पद संभाला है, क्षत्रियों ने भी संभाला है, कायस्थों ने भी संभाला है, ठीक है। अब अन्य बिरादरियों में भी यादव हैं वो भी संभाले, कुर्मी हैं वो भी संभालें, लेकिन कार्य जो करना है वो राजा के रूप में, लोकतंत्र में राजा तो कहते नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री कहते हैं, तो उन्हें भी उसी भावना के साथ कार्य करना होगा कि हमें सबके लिए काम करना है, सबके लिए काम करना है, सर्वांगीण विकास प्रदेश का होना है। केवल अपनों का विकास करेंगे, अपना विकास करेंगे तो फिर ये नहीं सही होगा। बीच में मैं जी फिर बोलूंगा, जी जी जी, आपने कहा कि अब तो राजा नहीं अब तो प्रजा है। हाँ। मैं डिफर करूंगा, हम राजतंत्र से निकल ही नहीं पाए अच्छा, आज ये तक। आप देख लीजिए, राजमार्ग, प्रजामार्ग होना चाहिए, जी जी प्रजापत होना चाहिए था। जी 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 जी। राज्यपाल वो राजा ही है एक तरह से, वो मैं राज्य का नहीं है, वो राजपाल है वो एक तरह से। मैं आपके इस और ऐसे ही हर जगह आप पाइएगा बात राजधर्म की होती है। और प्रजा जो वर्ड है, प्रजा का मतलब होता है जिसको राजा पैदा करे। हाँ हाँ बिल्कुल, जो जैसे प्रजनन वर्ड है ना, जी जी, प्रजा भी उसी धातु से बना हाँ, हुआ है। हाँ, 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 और वो चल रहेगा बिल्कुल। बैक ऑफ माइंड। अदरवाइज जब बुतरू बड़ा हो रहा है तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट बन करके उसको प्रकाशित किया जा रहा है। जी जी जी, क्राउन प्रिंस है, ये बड़ा भाई है, इसको होना चाहिए था, छोटा भाई आपने क्यों आगे बिल्कुल बढ़ सही रहा है? कहा। हम अभी भी राज आपने बिल्कुल सही कहा। नहीं पाए। मनु और कौटिल्य भी कहते हैं कि प्रजा राजा की संतान है संतान है। और राजा को अपने प्रजापालक पिता के रूप में उसे देखना चाहिए। जी, जी, जी। आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोकतंत्र में आ तो गए हैं, नामकरण तो लोकतंत्र के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्री का हो गया है, लेकिन वस्तुतः हमारी जो कार्यशैली है, मैंने इसीलिए कहा कि राजा या जो भी शासक है उसकी नीयत, उसकी दूरदृष्टि और उसकी कार्यशैली लोकतंत्र के अनुरूप होनी चाहिए, जो बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। तो अब हाँ, हम लोग सोल्यूशन हाँ, पर आ तो जाए। तो आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आपका क्लास ये पॉडकास्ट है जी जी और हम जी आपसे जी सॉल्यूशन जी की उम्मीद जी, कर रहे हैं। तो सोल्यूशन हमारा यही है कि हम जिनको चुने, इसमें सभ्य समाज का एक बहुत बड़ा रोल है। आम जनता तो वोट वैसे ही करेगी जैसे वो करती आ रही है, क्योंकि वो हमारी राजनीतिक संस्कृति हो गई है। वो बहुमत है। हाँ, वो बहुमत है, उसकी संस्कृति वैसे ही है, उसी तरह से वोट करते आए हैं। आम का वोट ज्यादा हाँ है। हाँ, अच्छा, और इसलिए वो रातों रात उनमें, अगर आज चुनाव के समय हम लोग बातें कर लें और ये कह दें कि उनको ऐसे करना चाहिए हो, तो रातों रात तो उनमें परिवर्तन आएगा आप नहीं। पढ़े लिखे हैं लेकिन वोट वही करेंगे हाँ जो हाँ, आम है। ये आम है, वो करेंगे और उसी शैली से करेंगे। चुनाव उन्हीं का हाँ, है जी। खास चुनाव नहीं है, आम चुनाव है। लेकिन और जो एक नई पार्टी कर रही है कि गांव के पढ़े लिखे लोगों को चार को बुला कर करते हैं, वो गलत है। हाँ, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी जैसी क्योंकि चीज बिल्कुल हो जाती बिल्कुल है, बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है। मैं बिल्कुल आप जब तक आम लोगों को नहीं समझा पाएंगे सही तरीके हाँ, से, हाँ, तब तक बिल्कुल बदलाव बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो इसमें मैं कैप्टन सिन्हा ये सोचता हूँ कि ये जो सभ्य समाज है, इसको सिविल सोसाइटी कहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम राजनीतिक दल ही बनाएं और स्पष्ट हम राजनीति में सीधे उतरें। एक दबाव समूह के रूप में, एक प्रेशर ग्रुप के रूप में भी अगर सभ्य समाज सामने आता है और राजनीतिक दलों की तरह से एक संगठन बनाता है और इन चुने गए लोगों के ऊपर एक दबाव क्रिएट करता है, पैदा करता है कि वह उस दिशा में बढ़ें जिसकी अपेक्षाएं, चुनाव के बाद, ये चुनाव के बाद भी होना है, चुनाव के दौरान भी उनको कार्य करना अभी है। फिलहाल हम चुनाव के पहले जी, हैं। हाँ, हाँ, हम जी। आपको फिर बुला लेंगे जब लोग चुन हाँ, लिए जाएंगे। तो अभी चुनाव के दौरान भी, अभी आप बताइए, अभी क्या चुनाव करें? के दौरान भी सभ्य समाज के लोगों का, जैसे हम जैसे आप जैसे लोग जो किसी दल से नहीं जुड़े हैं, लेकिन मानिए तो सभी दल से जुड़े हैं, मानिए तो किसी से जुड़े नहीं हैं, तो यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जिनसे भी इंटरेक्ट करें, जिनसे भी हमारा संपर्क हो, जिनसे हमारी वार्ता हो, हम उनको ये जरूर समझाने की कोशिश करें कि एक राज्य को कैसा होना चाहिए, दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है, हमारे यहाँ क्या कमियां हैं, हम इनको कैसे दूर कर सकते हैं। दूर तभी कर सकते हैं जब हम एक सही व्यक्ति को चुनें, जाति से, धर्म से और अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ कर करें। और इसके खड़ा होगा तब ना। हाँ, अब तो पैसा दे के टिकट अब है, अब यह है कि भाई वैसे लोग खड़े नहीं हैं, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये हमारी एक विवशता भी है और एक अवसर भी है कि ठीक है, कोई भी सुधार रातों रात नहीं हो सकता, हमें उनमें से ही
जो सबसे अच्छा है उसको चुनना है। और आप यकीन मानिए, मैं ये कह सकता हूँ कि बेहतर से बेहतर आदमी को, जैसे कभी दिल्ली में केजरीवाल जी को चुना गया था, पढ़े हैं, लिखे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उनको कहीं पथ से भटकते हुए भी लोगों ने देखा। तो सभ्य समाज को, सिविल सोसाइटी को बाद में भी ऑन गार्ड रहना पड़ेगा उन लोगों के लिए जिनके वो प्रतिनिधि के रूप में हैं, कि वो इन लोगों को भटकने नहीं दें और उसी दिशा में चलने दें जिसमें लोकतंत्र उनसे अपेक्षा करता है, जिस शैली में काम करने की अपेक्षा करता है। लेकिन आज का जो चाल चरित्र और चेहरा है लोकतंत्र में हमारे शासकों का, वह बिल्कुल आपने सही कहा कि वो तांत्रिक है। वो बिल्कुल एक मोनार्की की तरह से है, एरिस्टोक्रेसी की तरह से, जहाँ सिर्फ उनको अपने जीवन, अपने ढंग से रहना, इसकी चिंता अधिक है। वोट लेने का काम सिर्फ एक दिन का है, जनता से किसी तरह जाति, धर्म और स्वार्थ और या कुछ आपने सुना होगा जी एक बड़े नेता को, जी आदर करता हूँ मैं उनका, जी स्टेज पर आकर खड़ा करा देते हैं अपने 5 लोगों को, कहते हैं इनको देख लीजिए, इन्हें ही चुनना है, और आप याद रखिए जब आप इन्हें वोट देंगे वो वोट सीधा मेरे पास आएगा। वो व्यक्ति को खत्म कर देते हैं, वो पार्टी और पार्टी के प्रधान को। उनके अंदर की मीटिंग में भी किसी की हिम्मत नहीं होती होगी कहने की सर यू आर रॉन्ग। हाँ, ये आपने कैप्टन सिन्हा बहुत सही बात की। पार्टी का अंदर आपने सही कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन का काम करते हैं। हम जो आम लोग हैं उनके जो हित हैं वो अलग अलग बटे हुए हैं, उनको एकत्रीकरण करते हैं राजनीतिक दल, उनको एक जगह लाके खड़ा करते हैं। तथापि उसी राजनीतिक दल के अपनी जो सिस्टम्स डेवलप हो गई हैं जिसमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, इसके चलते ये समस्या खड़ी हो गई है कि जो पार्टी चीफ, अब तो कहीं कहीं लोग पार्टी सुप्रीमो वर्ड उनके लिए यूज़ करते हैं कि भाई एज इफ कि वो डिक्टेटर हैं, वो डिक्टेटर की तरह से करते भी हैं। आम लोग पार्टी के ही क्या चाहते हैं उनकी नहीं चलती, उनको जो कहा जाता है वो करना है, और फिर जो उनके वोटर हैं उनको भी मोबिलाइज करके उनको उसी दिशा में लाना होता है। अब पार्टी की सिंबल लग गई तो उसको टिकट भी मिलनी है, और टिकट मिल गई तो वोट भी उसी को जाना है, आम जनता उसे पसंद करे या ना करे। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर जातियों में से ही लोगों को अवसर देना बहुत अच्छी बात है, बारी बारी से हर जाति के लोगों को मौका दें, लेकिन उसमें से सबसे बेहतर को क्यों नहीं देते, सबसे अच्छे व्यक्ति को क्यों नहीं देते? क्यों एक ही व्यक्ति को कई कई साल तक, कई कई दशक तक आप ढोते रहते हैं? जब देंगे, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, जब आप परिवर्तन ही नहीं करेंगे, 20-20 साल, 30-30 साल एक व्यक्ति को अवसर देंगे, तो आखिर तो हम लोग जिन सेवाओं में रहे वहां भी रिटायर होकर के आए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के रिटायरमेंट का एक बड़ी बात अवसर होता है। हाँ, कि ये रिटायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो 75 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए नियम भी बनाया, और बहुत से लोगों को, आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी, सभी को मार्गदर्शक मंडल में दिया, क्योंकि उनके अनुभव का लाभ तो लिया ही जाना चाहिए। लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, ये सभी अगर मुख्य धारा से हटते हैं, सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक लेते हैं, तो मार्गदर्शक मंडल में रहे, मार्गदर्शन दें, उनका बहुत बड़ा अनुभव है। लेकिन वो स्वयं भी सक्रिय रहें, अभी अंतिम दम तक सक्रिय बने रहें, और राजनीति में युवाओं को अवसर कम दें, और युवा भी उनकी ओर ही मुखातिब होते रहें, उनकी तरफ ही देखते रहें। तो इस तरह की तो फिर तो वो शैली वही रहेगी जो पुरानी है, कोई नवलिकता नहीं होगी। इसको समाप्त करते हुए जी गिनती के 4-5 पॉइंट आप बिहार की जनता को बता दीजिए, जिसको अगर वो फॉलो करे 5 चीजों को, तो बेहतर बिहार होने की गुंजाइश। जी, मैं ये कहूँगा कि आप चुनाव में सबसे पहले तो ये जो फ्रीबीज जिनको कहते हैं, जो चीज़ें बांटी जाती हैं ऐन चुनाव के पहले, एक तरीके से मैं समझता हूँ कि ये जनता को भ्रष्टाचार के संस्कृति में लिप्त करना है, कि हम कुछ देते हैं फिर उनसे उम्मीद करते हैं हम तुम्हें ये देंगे, तुम हमें वोट देना। और कई राज्यों में ऐसा होता रहा है, बिहार में भी हो रहा है। तो आप तो ये जो है, ये मुफ्त की जो चीज़ें लेकर के काम करने का नहीं, वो मुफ्त में कोई अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं राजनेता, राजनीतिक दल, वो आपका ही पैसा है जो आपने टैक्स के रूप में दिया है। तो आप उसके ये में ना पड़ें, आप स्वतंत्र होकर के सोचें कि हमें किसको देना है जो हमारे इलाके के लिए, हमारी बेहतरी के लिए सोचता है। वो निश्चित तौर पर आप जानते होंगे, और अगर अच्छे कैंडिडेट नहीं भी आए हैं तो उनमें जो अच्छा है उसको चुनिए। वो बेशक आपकी जाति का नहीं हो सकता है, दूसरी जाति का हो सकता है, लेकिन सड़कें अगर बनाता है, बिजली की सुविधा उपलब्ध कराता है, विधि व्यवस्था को ठीक करता है, तो वही आपके लिए ठीक है। अगर आपकी जाति का भी हो और ये चीज़ें नहीं आपको देता है तो फिर
बेकार है, सड़कें तो आपको भी चाहिए, बिजली आपको भी चाहिए, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो। तो हमें इससे ऊपर उठना होगा, लालच में नहीं पड़ना होगा, क्योंकि वे वोट्स के बिकने की बहुत बड़ी हमारी पुरानी परंपरा रही है, जो हमारी राजनीतिक संस्कृति को दूषित करती रही है। आज भी बिक रही है, वो थोड़ी दूसरे ढंग से बिक रही है, परिष्कृत ढंग से बिक रही है, उसमें ना जाएं। जातियों में ही चुनना है तो बेस्ट व्यक्ति को चुने। आपके हर जाति में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं तो कम से कम सुसंस्कृत तो होंगे ही, संस्कार वाले हैं, उनको दीजिए। और उसके बाद जब उनको चुन लीजिए तो फिर मॉनिटर कीजिए 5 साल तक कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये नहीं कि वो चुन करके चले गए फिर आपने छोड़ दिया। और अपने अधिकार को समझिए। लोकतंत्र में मालिक वो नहीं है, मालिक आप हैं, आप स्वामी हैं, वो आपके सेवक हैं। तो आप उनसे प्रश्न किया कीजिए कि ये चीज़ जो है क्यों आपने उस वक्त वायदा किया था, उसमें प्रॉमिस किया था, आपने उसको क्यों नहीं किया है। तो इन चीज़ों को टेंडेंसी रखिए। भ्रष्टाचार को कभी नेताओं का भी हो उसे टॉलरेट मत कीजिए, उसे कभी बर्दाश्त मत कीजिए। ज़ीरो टॉलरेंस इसको ही कहते हैं। नेता लोग ऊपर से तो बड़ी बड़ी बात कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं। कोई पार्टी इससे मुक्त नहीं है। भ्रष्टाचार हमारी संस्कृति बन गई है। हम आम लोगों का ही पैसा है जिसका भ्रष्टाचार होता है, उस पर सख्त लगाम लगनी चाहिए। हमारा अपना भाई बंधु भी अगर ऐसा करता हो तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। और हमें दबाव जरूर बनाना चाहिए अपने नेताओं पर, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो, चाहे पटना आकर के हो। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप राजनीतिक दल के माध्यम से जाएं। कोई भी ऐसा समूह जो कार्य कर रहा हो और विपक्ष का काम कर रहा हो, आप उसके साथ लामबंद हो, दबाव दें, पटना तक आएँ। और तो चुनाव के समय आप स्वच्छ एक मनोवृत्ति के साथ मतदान करें। मतदान अवश्य करें। मतदान के दिन घर बैठे नहीं। मैं विशेषकर पढ़े लिखे लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, तो मतदान अवश्य करें, सोच समझ के करें, जाति से ऊपर उठने की कोशिश करें। नहीं उठ पा रहे हैं तो अपनी जाति से ही अगर कोई व्यक्ति हो, बढ़िया आदमी को दें, खराब व्यक्ति को ना दें, क्योंकि उसमें फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा समय के साथ उसको लॉन्ग टर्म में आप देखें तो नुकसान अधिक है, फ़ायदा बहुत कम है। तो इन सारी चीज़ों का मैं कहूँगा। और दबाव जरूर बनाए रखें। उनको 5 साल के लिए फिर बिना किसी लगाम के छोड़ देंगे तो फिर कोई भी व्यक्ति वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि जैसा एक विद्वान ने, अंग्रेज़ विद्वान ने कहा था, लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। शक्ति हमें भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति हमें असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। बढ़िया से बढ़िया आदमी भी सत्ता में, लोकतंत्र में जो राजतंत्र का रूप ले चुकी है, भ्रष्ट होने की उसकी पूरी संभावना है। तो उसके ऊपर आपका नियंत्रण बहुत आवश्यक है। आम जनता का नियंत्रण ही उसे सही मार्ग पर रखेगा। और यह देख करके बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी है कि अगर हमारी जाति का होता है, भ्रष्ट होता है, तो हम चुप हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि नहीं छोड़ो, हमारी जाति का है, भ्रष्ट भी है तो चलेगा। ऐसा नहीं है, नहीं चलेगा। बिहार के लिए कोई नहीं चलेगा, चाहे किसी जाति का हो। काम उसे करना होगा और काम करके देना होगा। 78 साल कम नहीं होते, हमने बहुत प्रतीक्षा की है। बिहार को अन्य राज्यों की बराबरी में आना होगा और अपने उस गौरव को प्राप्त करना होगा जिस गौरव के लिए वो पूरी भारत में और भारत के बाहर भी विख्यात था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। मैं आपके क्लास में स्टूडेंट होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप एक पॉपुलर प्रोफेसर रहे होंगे जब आप पढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन सिन्हा। इतना बढ़िया से और बिना थोड़ा भी उत्तेजित हुए, जिसके मैंने एक आध बार गलती से कोशिश की थी जी, और अपनी अपनी बातों को रखा, बहुत स्पष्ट तरह से रखा। लाइक ए वेरी गुड टीचर। आई विश आप हमारे यहाँ एक आध बार और आए और बिहार की जनता भी आपको आज सुन करके खुश हुई होगी। बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपने अवसर दिया कि इस लोकतंत्र में जहां हमारी बातें कोई सुनता नहीं, भले हमने संविधान को एक नहीं अपने जीवन में कम से कम 100 बार पढ़ा होगा, जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा है वो कहीं आपको कैसे प्रासंगिक हैं, और हमारे जैसे लोग प्रासंगिक नहीं हैं। आपने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया है कि हम अपने बिहार के भाई बंधु लोगों को अपने पूरी 35 साल नौकरी करने के बाद उनसे स्वयं मुखातिब हूँ, मैं उनसे परस्पर उनके सामने हूँ और उनसे आग्रह कर रहा हूँ, उनसे विनती कर रहा हूँ, क्योंकि परस्पर संघे शक्ति कलयुगे। हमारे सभी के सामूहिक उत्थान में बिहार का उत्थान है, हम सभी का उत्थान है। हम गिरेंगे तो सभी गिरेंगे, ऊपर उठेंगे तो सभी उठेंगे। इसलिए मैं बार बार आपके स्टूडियो में आना चाहूँगा और जब जब अवसर देंगे, जब जब आपका आदेश होगा बड़े भाई के रूप में। और स्वयं आप एक बहुत मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, विचारक हैं, और हम लोगों जैसे छोटे भाइयों को आप मार्गदर्शन भी अच्छा देते हैं, क्योंकि हमें तो जितना कुछ है इच्छा होती है सब कुछ बोल जाएं।
क्योंकि क्या कुछ नहीं कहने को है, लेकिन आप हमें गाइड भी करते हैं कि हमें किधर रहना फिलहाल है। तो मैं यहाँ की जनता से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रोफेसर साहब की बातें अगर आपको अच्छी लगी और आप सोचते हैं कि इससे मिलते जुलते विचार आपके पास भी हैं या किसी और के पास है, प्लीज़ उन्हें हमारे यहाँ भेजिए। आप खुद आना चाहें बेशक आइए। फ़ोन नंबर मैं हर बार बता देता हूँ, 9810016916। और अगर आप उनकी बातों से डिफर करते हैं फिर तो जरूर आइए, हम आपकी भी सुनेंगे कि आप कहाँ इनसे डिफर बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल, आप क्या कहना आपकी चाहते हैं। आलोचनाओं का भी स्वागत है। जी, दोनों और हालत में आप आइए हाँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।